बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रखशान मीर। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार हसन नवाज JIT के सामने सुबह 11 बजे पेश हुए और उसके बाद दोपहर 3 बजे वज़ीर ख़जाना दहशतगार साहब मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हुए। वज़ीर ख़जाना दहशतगार और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार दोनों ने ही इस पेशी के बाद JIT को निशाना तनकीद बनाया और बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इंटरनेशनल रिलेशंस का मुताला करें तो एक अहम खबर ये भी है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर रवाना हो रहे हैं कल सुबह। किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का इसराइल के लिए ये पहला दौरा होगा और इसराइल भी वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी का खैर मकदम कर रहा है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर पोस्टर्स भी आवेज़ा किए गए और इसराइल के जो शहरी हैं, जो ज्यूज़ हैं, ज्यूइश कम्युनिटी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए वीडियो क्लिप भी बनाया है। तमाम अहम खबरें आपके सामने पेश करेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं इस वीकेंड पे, हफ्ता इतवार को पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या रही। नाज़रीन, रेमंड डेविस, जिसके नाम से आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं, वो अमरीकी जासूस जिसने जनवरी 2011 में पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में 2 शहरियों को अपनी बंदूक से कत्ल कर दिया था और फिर उसको रेस्क्यू करने एक SUV, एक बड़ी गाड़ी रोड के दूसरी जानिब से सफ़र करती हुई आई और उसने तीसरा पाकिस्तानी इबादुर रहमान उसको कुचल दिया। रेमंड डेविस पे इस सारे वाक़े के बाद 3 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ, मगर रेमंड डेविस 39 दिन बाद मार्च 16, 2011 को रिहा हो गया। उसने अपने सारे सफ़र की एक रूदाद लिखी है, एक किताब लिखी है, द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ आई लैंडेड इन पाकिस्तान एंड इग्नाइटेड आ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। उसकी ये किताब PDF फाइल की सूरत में पाकिस्तान में आई, लोगों ने इसको पढ़ा, हमने भी इसका मुताला किया और रेमंड डेविस ने अपनी इस किताब में ये लिखा कि ना सिर्फ हुकूमतों ने बल्कि पाकिस्तान के अदारों ने भी मेरी मदद की और दियत अदा करने में, लोगों को प्रेशराइज करने में मेरा साथ दिया और ये एक टीम वर्क था। उसने अपनी किताब के आखिरी चैप्टर में, कोट लखपत जेल जिसका टाइटल है, उसने अपनी किताब में ये लिखा, वो हवाला भी हमारे पास मौजूद है। उसने ये लिखा कि पाकिस्तान के नवाज हुकूमत, जो उस वक्त 2011 में जिनकी पंजाब हुकूमत थी, पंजाब पर जिनकी हुकूमत थी, सदर आसिफ अली जरदारी, उसके अलावा और पाकिस्तान के जितने अहम ऑफिशियल्स हैं और पाकिस्तान के अदारों ने मिलकर मेरी रिहाई में अपना कलीदी किरदार अदा किया। ये एक टीम वर्क था। उसी किताब आते ही सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा हो गया, ट्विटर पर ट्रेंड्स चलने लगे और इमरान खान समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने सारा मलबा हुकूमत पर और पीपल्स पार्टी पर फेंक दिया और कहा कि एहतसाब में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि एक फ़ौरन जासूस, अमरीकी जासूस पाकिस्तान आए, लोगों को कत्ल करे और फिर उसकी रिहाई में पाकिस्तानी हुक्मरान और हुक्मरान जमातें मुलव्विस हों। ऐसा कैसे हो सकता है? जुमा, हफ्ता, इतवार सोशल मीडिया पर रेमंड डेविस ही डिस्कस हुआ, लोगों ने इसको डिस्कस किया, जबकि तज्ज़ियाकारों ने और बहुत से ऑफिशियल्स ने इसकी ये कहकर तरदीद कर दी कि इसकी टाइमिंग ख़राब है, ये पाकिस्तान के अदारों पर कीचड़ उछालने के मुतरादिफ है और पाकिस्तान के अदारे, जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं और लोगों के दरमियान जो एक रिश्ता है, जो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है, उसको ख़त्म करने की एक भोंदी कोशिश है। 150 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब थी जिसने पाकिस्तान में कोहराम बर्पा किया हुआ है। अभी भी सोशल मीडिया सार्फिन इस पर तबसरे कर रहे हैं। ये था द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ आई लैंडेड इन पाकिस्तान एंड इग्नाइटेड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस का अहवाल। अब बात करते हैं, हसन नवाज शरीफ साहब आज पेश हुए हैं 11 बजे मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद में और उनकी पेशी कुछ घंटों पर मुश्तमिल थी, मगर जैसे ही वो जुडिशल अकेडमी के बाहर आए, उन्होंने JIT को निशाना तनकीद बनाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया कि मुझे ये बताया जाए कि मेरा क्या कसूर है, इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है। उनका ये बयान और वज़ीर ख़जाना दहशतगार का बयान आपस में किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। हसन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, हुसैन नवाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहबा, हमारी बहन का इसमें कोई कसूर नहीं। जितने भी लोग तलब किए जा रहे हैं उनको सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज़ किया जाए, उन पर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, ये हसन नवाज शरीफ साहब ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये JIT अपनी हदूद से तजावुज़ कर रही है, इसके ये इख्तियारात नहीं थे, यानी कड़ी
कड़ा उनको निशाना तनकीद बनाया। और फिर जब 3 बजे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब पेश हुए, सबसे पहले तो उन्होंने एक मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या था? उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे, उनके केस में जब JIT तश्कील दी गई तो उसका प्रेसिडेंट कुछ और था, उसका तरीक़ाकार कुछ और था। उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले एक सवाल नामा अरसलान को भेजा जाता था, फिर वो उसका जवाब लिखकर JIT को भेजते थे, और अगर जवाब माकूल नहीं लगता था तो फिर एक सप्लीमेंट्री सवालनामा अरसलान इफ्तिखार को भेजा जाता था, फिर वो उसका जवाब देते थे जितने भी लोगों से सवालात थे। और अगर सप्लीमेंट्री जवाबनामा भी कबूल नहीं था तो फिर उसको JIT उस शख्स को तलब करती थी। मगर हमारे साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि कौम की बेटी मरियम नवाज है, मरियम नवाज को JIT के सामने बुलाना मेरे लिए तकलीफ दे है। ये इसी तरह से होगा कि अगर इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं, उनकी जो बहनें हैं, उनको भी अगर कल को किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े तो मेरे लिए ये भी काबिल अफसोस होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा को निशाना तनकीद बनाया जा रहा है, उनके साथ उनको JIT के सामने पेश नहीं होना चाहिए। उनके साथ क्या किया जा रहा है, ऐसा नारवा सलूक क्यों बरता जा रहा है, ये आज सवालात खड़े किए हैं इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने। हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी जो मुशर्रफ दौर में उनको गिरफ़्तार किया गया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को, और फिर उनसे सवालात किए गए, उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। तो हुदैबिया पेपर मिल्स केस में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का अहम साथ में कनेक्शन था, जिसकी वजह से आज उन्हें बुलाया गया। मगर दोनों रहनुमाओं ने, हसन नवाज तो खैर रहनुमा नहीं, मगर उन्होंने और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आज JIT को शदीद निशाना तनकीद बनाया है। आज 3 जुलाई है और 10 जुलाई को JIT ने अपना सारा ये प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट फाइनल सबमिट करवानी है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है कौम को। मगर उससे पहले JIT को इस तरह का निशाना तनकीद बनाना, ये पाकिस्तानियों के लिए, जो देखने वाले हैं, जो समझ बूझ रखने वाले, पढ़ने वाले, उनके लिए काबिल तकलीफ़ है कि एक प्रोसेस जब JIT का चल रहा है, सवालात किए जा रहे हैं और फिर जवाब दिए जा रहे हैं, शफा इनके लिए। याद है आपको जब JIT बनी थी तो तस्वीर भी इनकी आई कि मिठाइयाँ बट रही थी, खुशियाँ भी मना रहे थे, भंगड़े भी डाल रहे थे, एक दूसरे को प्रेज़ भी कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से बरी हो चुके हैं और अब JIT हमारा फैसला करेगी। इन्होंने खुद JIT को वेलकम किया, मगर जब उन्होंने सवालात किए तो उसको इस तरह से निशाना तनकीद बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीफ़ है। मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर JIT के सामने पेश होती हैं तो इससे कौम मजबूत होगी, उनकी पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी, उनकी सियासी ग्राउंड्स को भी मज़ीद तक़वियत मिलेगी। उनका जो पॉलिटिकल करियर है जिसमें वो कदम रख चुकी हैं सोशल मीडिया पर, तो बिलखुसूस वो भी मजबूत और मुस्तहकम हो सकेगा। तो इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि इसको निशाना तनकीद बनाना चाहिए। अब कुछ बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इसराइल के दौरे पर इसराइल रवाना हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों की पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इवेंट्स पे 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, मगर ये पहला दौरा है कि कोई भारतीय वज़ीर आज़म इसराइल का दौरा कर रहा है और इसराइली वज़ीर आज़म उसे प्रेज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और वेलकम भी कर रहे हैं। इस हवाले से इसराइल में इसराइलियों ने, जो जूइश कम्युनिटी है, उन्होंने वीडियो क्लिप भी बनाया है और उसका नरेंद्र मोदी का खैर मकदम भी किया है, उसको वेलकम भी कहा है। कल तल अवीव एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी जाएंगे और नरेंद्र मोदी को वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो कि अमरीकी सदर को दिया जाता है। और इस हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म के हमरा अहम वज़ीर होंगे और बड़े बड़े इसराइली ऑफिशल्स पर मुश्तमिल 50 लोगों की एक काबीना होगी जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वेलकम करेगी। ये एक गैर मामूली बात है। नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर करने की कोशिश की कि उनका दफ़ाई मुआहदों पर दस्तखत होने की गर्ज से वो नहीं जा रहे, कोई असलहा लेन देन की सूरत में नहीं जा रहे। मगर आज यरूशलेम टाइम्स जो कि इसराइली क्रेडिबल अखबार है, उसने एक तज्जिया शाया किया है। उसने कहा है, यरूशलेम टाइम्स के मुताबिक दिफाई मुआहदों पर बात ज़रूर होगी और अंदर इसके जो इंटरनल सिचुएशन है, इस दौरे का मकसद भी यही है, असलहे की लेन देन है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा असलहे का एक्सपोर्टर इसराइल ही है। और गुज़िश्ता दिनों में जो इनकी आपस में डील्स हुई हैं, हर हफ्ते 1 अरब रुपये का हथियार भारत को इसराइल फ़रोख्त करता रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा सेलर अब भारत के लिए इसराइल ही है और इसराइल इंडिया को दिफाई साजो-सामान फराहम करने वाला अहम तरीन मुल्क है दुनिया में। और ये यकीनन अब इनकी जो आपस में डिफेंस डील्स हो रही हैं,
اسلحے کی خرید و فروخت کے لیے جو آپس میں گروپس بنائے جا رہے ہیں، صرف اس کے لیے نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ دورہ، جیسا کہ آپ نے ہمارے مین ہیڈ لائن میں دیکھا کہ یہ دورہ کوئی دو لیڈروں کے درمیان دورہ نہیں، یہ دورہ، یہ ملاقات دو عالمی دہشت گردوں کے درمیان ہے۔ ایک دہشت گرد نریندر مودی، جس نے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے، جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی، جس نے بلوچستان کے حالات خراب کیے، جس نے ایران کو استعمال کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی، جس نے افغانستان میں انتشار پھیلایا۔ ایک دہشت گرد نریندر مودی وہ، اور ایک دہشت گرد اسرائیل وہ، جس نے مظلوم فلسطینیوں پر بمباری کی، ان کی آنکھوں کو ضائع کیا، وہاں پر باقاعدہ نسل کشی کی گئی، مسلمانوں کو قتل عام ان کا کیا گیا، بڑا گریٹر اسرائیل بنانے کی غرض سے فلسطینیوں کا بیڑا غرق کیا، ان کے سکولز کو، یونیورسٹیز کو، ہسپتالوں کو تباہ و برباد کیا۔ ایک دہشت گرد وہ اور ایک دہشت گرد نریندر مودی، یہ آپس میں ملنے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے۔ کشمیریوں کا آزاد ہونا تھریٹ نہیں، نریندر مودی اور بنیامین نیتن یاہو کا ملنا، ایک ٹیبل پر بیٹھنا، یہ بڑا تھریٹ ہے، جس کو اب پاکستانی تو لکھیں گے مگر غیر ملکی جریدے، انٹرنیشنل جریدے بھی اس کو، اس ساری صورتحال پر غور کر رہے ہیں۔ اور اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس ملاقات کا؟ یقیناً منفی ہوگا۔ عالمی طاقتوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور دو اہم خبریں ہیں، دو اہم رہنماؤں کی بیل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو جمشید دستی، جن پر ہم نے پروگرام کیا، جمشید دستی کے وکیل ناصر چوہان صاحب سے بھی تفصیلی گفتگو کی کہ کیا اس کیس کی سٹینڈنگ ہے۔ آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ سرگودا جیل سے ان کی آج ضمانت منظور ہوئی ہے، اور وہ یقیناً اب اپنے گھر جائیں گے۔ جمشید دستی صاحب، ان پر ظلم بھی کیا گیا، ان کا ویڈیو کلپ بھی منظر عام پر آیا۔ ویڈیو کلپ آتے ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کا سو موٹو نوٹس، یعنی از خود نوٹس لیا، اور کہا کہ جلد از جلد انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ جمشید دستی کس حالت میں ہے۔ جمشید دستی نے اپنا بچھو بھی ایک دکھایا تھا کہ میرے پر بچھو چھوڑے جا رہے ہیں، میرے پر سانپ اور کیڑے چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ اور ان کے جو وکیل تھے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ معلومات شیئر کی تھی کہ وضو کرنے کے لیے بھی گرم پانی ان کو وہاں پر دستیاب ہے۔ ان پر ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ 7 مقدمات جمشید دستی پر رقم تھے، جن کی ضمانتیں بھی کروائیں۔ ایک پھر مقدمے کے تحت انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے جو تقریر کی تھی، حکومت مخالف تقریر کی تھی، وہ تقریر بھی سوشل میڈیا پر وائرل رہی، جس میں انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی کابینہ کو نشانہ تنقید بنایا۔ اس تقریر کی بنا پر انہیں جیل میں بھیجا گیا، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ ایک اور ضمانت منظور ہوئی ہے نہال ہاشمی صاحب کی۔ نہال ہاشمی صاحب کی لوور کورٹ نے آج عبوری ضمانت منظور کی ہے۔ نہال ہاشمی صاحب کو 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی یہ انٹرم ضمانت، عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے۔ نہال ہاشمی کی تقریر، جس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے والوں کو، JIT کو، اور جو لوگ اس شفاف عمل کا حصہ ہیں، ان کو نشانہ تنقید بنایا اور ان پر زمین تنگ کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ نہال ہاشمی صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور جمشید دستی صاحب کی بھی۔ رخشان میر کو دیجیے نیوز روم اردو پوائنٹ سے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔